हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे साइंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था और मेटल्स नॉन मेटल्स के गुण हमने पढ़ लिए थे। इनकी कुछ जो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, ऑक्साइड्स बनने वाली या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने वाली, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाली, ये सब हमने पढ़ ली थी। आगे चलते हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से, जो कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। यानी कि कोई मेटल किसी और मेटल के सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करता है तो किस तरह की रिएक्शन होती है। तो देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई मेटल किसी और मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो उनके बीच में होता यह है कि मेटल जो होते हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है। किस तरह होता है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। ये एग्जांपल हम पहले भी समझ चुके हैं और मैं आपको रिएक्शन लिख के देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसके अंदर मैंने आयरन नेल को डाल दिया, यानी लोहे की कील को डाल दिया, तो मुझे मिल गया FeSO4 प्लस C। ऐसा ही था, हमने पढ़ा था ये कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं तो होता क्या है कि सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट ग्रीन, और जो कील होती है उसके ऊपर, नई कील होती है लेकिन उसके ऊपर रस्ट जम जाती है। रस्ट इन द सेंस कि कॉपर जो है वो उसके ऊपर जम जाता है, ये बन जाता है फेरस सल्फेट। यानी यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक मेटल जब दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ, सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है साथ के साथ, अगर हम एक बार रिकॉल कर लें तो क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है? बिल्कुल, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। फेरस और कॉपर एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि मेटल सॉल्यूशन ऑफ बी, मेटल सॉल्यूशन ऑफ बी का मतलब है, मेटल सॉल्यूशन लिख दें या इसको हम लिख दें मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी प्लस मेटल ए, कि किसी मेटल ए के साथ हम किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन बी को रिएक्ट करा दें तो हमें क्या मिलता है, मेटल बी मिल जाता है, ठीक है, प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको यहां से ठीक कर लेते हैं अपन, यहां सॉल्ट लिख देते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल। तो ये रिएक्शन होगी। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग मेटल्स के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो होता यह है, अब कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा ये डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पर। रिएक्टिविटी अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं। यहाँ अभी तक हमारी समझने वाली बात केवल इतनी थी कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, और इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये एग्जांपल जो है, ये सबसे ज्यादा एग्जांपल इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल ऑफ अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद द मेटल सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, तो भी आप इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन व्हेन आयरन नेल इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्लियर है? यानी कि सॉल्यूशन, यानी कि विलयन का रंग नीले से हरा क्यों हो जाता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। सभी का आंसर सेम ही होगा। क्वेश्चन जो जो बन रहे थे वो हमने यहाँ पर देख लिए। अब कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा और क्यों करेगा ये आते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब हम सबसे पहले ये जानें कि रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हिंदी में कहते हैं सक्रियता श्रेणी, ये है क्या। चलिए तो वन बाय वन टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज।
इसको हम लिखेंगे सक्रियता श्रेणी। क्या है ये सक्रियता श्रेणी? ये सक्रियता श्रेणी क्या है कि ये जो सीरीज है यानी कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक निश्चित क्रम में कुछ मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के घटते क्रम में यानी कि क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाया गया है। और उस सीरीज को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा या कौन सा मेटल तो ज्यादा रिएक्ट करता है यानी कि अभिक्रियाएं करता है और कौन सा मेटल कम अभिक्रियाएं करता है। तो चलिए रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, पहले तो हम ये देख लें। तो इन दिस सीरीज द मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी और एक्टिविटी। ठीक है, तो इन दिस सीरीज, अभी हम पढ़ते हैं इसको आगे। इन दिस सीरीज मेटल्स आर अरेंज्ड इन decreasing order of their reactivity। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे कि इस श्रेणी में विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, क्रियाशीलता के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम होता है सेम वही, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम, पहले ज्यादा रिएक्टिव फिर कम और फिर सबसे कम। तो इस श्रेणी में विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है या जमाया जाता है, कैसे भी लिख सकते हैं। अब क्या है ये रिएक्टिविटी सीरीज, अब इसको जानते हैं। देखिए मैं कुछ मेटल्स लिखती हूँ। सबसे पहले लिखा मैंने सोडियम, फिर मैंने लिखा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके बाद मैंने लिखा एल्यूमिनियम। ये 5 मेटल्स मैंने लिखे। इसके बाद मैंने लिखा जिंक, जिंक के बाद मैंने लिखा फेरस, फिर मैंने लिखा लेड, और लेड के बाद मैं लिखती हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद मैं लिखती हूँ कॉपर, पारा, उसके बाद सोना और फिर ये चांदी। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें क्या है देखिए कि ये वाले जो मेटल्स हैं यहाँ तक ये ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ हम आ रहे हैं हाइड्रोजन तक, ये कम रिएक्टिव हैं, और ये जो हैं ये चारों ये बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। बहुत ही कम का मतलब है कि यहाँ हम ये मान लें कि यहाँ तक ये ज्यादा रिएक्टिव हैं यानी कि अत्यधिक क्रियाशील। ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील मतलब कि इनके साथ रिएक्शन हाथों हाथ हो जाएगी। लास्ट में इनको जब हम देखते हैं तो ये लेस रिएक्टिव है, और यहाँ तक हम चलें अगर तो ये कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है, और ये लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट मतलब सबसे कम। ठीक है, अब क्या आपको पता चल गया उस क्वेश्चन का पहले वाले का आंसर कि क्यों कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है फेरस। तो देखिए कॉपर क्या है, बहुत कम रिएक्टिव। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझ लें कि भाई 2 बच्चे हैं मान लो। ठीक है, एक जो है क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं, एक थोड़ा सा अग्रेसिव ज्यादा है ना, लड़ाई वड़ाई करने में रहता है, एक बिल्कुल सीधा शांत स्वभाव का जिसको लड़ाई झगड़े पे पड़ना ही नहीं है। अगर उन दोनों की लड़ाई होगी तो बताइए मारेगा कौन? यही मारेगा ना जो ज्यादा एग्रेसिव होगा, और वो बच्चा जो शांत रहता है उसको चोट लगेगी, वो उतना अपोज नहीं कर पाएगा जितना कि ये अपोज कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए हुआ क्या कि जब हमने फेरस को, है ना, ये रहा फेरस, रिएक्टिविटी कम हो रही है लेकिन इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में जैसे ही हमने लोहे की कील को डाला, ठीक है, तो होगा क्या कि लोहे की कील जो है ना इसके अंदर फेरस, ये क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा और इसको सॉल्यूशन के अंदर रिमूव कर देगा आयंस की फॉर्म में। तो ये होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इसको देखकर हम कई चीजों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि ये मेटल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम इनमें तो रखी रखी आग लग जाती है ना, इतने ज्यादा रिएक्टिव है। ये भी रिएक्टिव है लेकिन कम मात्रा में, और ये जो है ये बहुत कम रिएक्टिव। सबसे नीचे आपने देखा ये है सोना और चांदी। ठीक है,
तो सोना और चांदी इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारी स्किन के संग किसी तरह की रिएक्शन नहीं करते हैं। इसी जगह अगर हम लोहे का पहन लें तो वो हो सकता है किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को सूट करे या नहीं करे। लेकिन सोना और चांदी बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि सक्रियता श्रेणी में सबसे कम रिएक्टिव होने के कारण ये हमारी स्किन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, और इसी कारण इनसे बने ज्वेलरी पहनने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। ये तो बात हुई कि इनकी रिएक्टिविटी सीरीज की। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, और जिसमें हम आगे के टॉपिक को पढ़ें कि आगे हमारा चैप्टर हमसे क्या बताना चाह रहा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि किसी मेटल और नॉन मेटल को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये किस तरह रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स with non-metals। ठीक, चलिए तो देखो कि जब किसी मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करवाया जाता है तो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। वो जो बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। वैसे तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये हम अगले चैप्टर नंबर 4 कार्बन वाला जो हमारा चैप्टर उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आयनिक बॉन्ड हमें इसी चैप्टर में बनाना सीखना पड़ेगा। अब क्या है देखो, जैसे मैं एक मेटल और एक नॉन मेटल ले लेती हूँ, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमसे पूछा जाता है वो है NaCl। अब इसको पढ़ने से पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा क्लास 9th के अंदर, जिसमें अगर आपको याद हो तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज कॉल्ड वैलेंसी या संयोजकता। आपने अगर पढ़ा हो तो कैसे निकाली थी वो संयोजकता आपको याद होगा कि आपने 1 से लेकर 20 तक ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं इनको आपने सीक्वेंस में याद किया होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ तक तो सबने याद कर रखा था, 20 हो गए है ना। अब देखो उसमें आपने फिर पढ़ा इनका वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या थी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। यही था ना कि सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वही वैलेंसी हो जाती है। अब उस वैलेंसी के बेस पर ही हम या आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाते हैं। देखिए कैसे कि ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और ये जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, अब आपने पढ़े थे KLM शेल होते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसमें 8 हो सकते हैं एंड सो ऑन। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते जाते हैं, ये पढ़ा था अपन ने। अब देखो सोडियम की बात करते हैं, ये है हमारा सोडियम। ठीक है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स जब हम KL और M शेल में जब आते हैं तो सबसे अंदर अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में आ गए, बाकी कितने बच गए 9 में से 8 यहाँ गए, बाहर कितना बच गया 1। क्लियर है। अब देखो क्लोरीन दैट इज 17, 2 यहाँ आ गए, 8 यहाँ आ गए, 10 हो गए और 7 आ गए यहाँ पे। अब आपने एक रूल और पढ़ा होगा, रूल ऑफ ऑक्टेट। नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम पढ़ लेते हैं अष्टक का नियम। अगर 9th क्लास में आपने ध्यान दिया हो या हो सकता है अगर आपको याद हो तो याद होगा ये नियम कि ये अष्टक का नियम या रूल ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होगा जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। इसीलिए नोबल गैसेस हम पढ़ते हैं हीलियम, नियोन, है ना, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। जैसे नियोन है उसका एटॉमिक नंबर है 10, तो K में 2 और यहाँ हो गए 8। अब इसके दोनों शेल पूरे कंप्लीट हैं तो ना ये बिल्कुल 0 रिएक्टिव गैसेस होती हैं, यानी कि ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन्स देती है। चलो इनकी तो बात कंप्लीट हो गई। अब हमको बात करनी है आयनिक बॉन्ड की। कैसे देखो, अब ये जो सोडियम है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए 7, और इसको कितने चाहिए 1, है ना। तो अब क्या होगा देखो कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करे या ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले।
तो 7 चीजें लाने की अपेक्षा ज्यादा इजी क्या रहेगा सोडियम के लिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे कहीं भी, ये शैली हट जाएगा और ये अपना स्टेबल जो वैलेंसी उसको पालेगा। यहाँ क्लोराइड क्या करेगा कि यहाँ इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कैसे ना कैसे इस एक इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करेगा ताकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन जब ये सोडियम दे देता है ना, देखो अब आगे देखो कि ये सोडियम जो है ये अब क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, तो क्या होगा Na+ बन जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया, है ना। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 11, यानी कि इसके पास अब प्रोटॉन्स तो 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 11 में से एक कम हो गया, कितने हो गए, 10 हो गए, यानी कि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 ही रह गए। और 10 इलेक्ट्रॉन्स रहने के कारण इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह ये जो क्लोराइड आयन था ये जब इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है ना, तो क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ये तो बन जाता है एनायन बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज, इसको हम कहते हैं ऋणायन, है ना। और ये जो है ये बन जाता है कैटायन जिसको हम कहते हैं धनायन, ताकि ना तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत हो और ना ही इंग्लिश मीडियम वालों को। क्लियर है। तो क्लोराइड का तो बन गया एनायन और सोडियम का बन गया कैटायन। अब एक बार इसको यहाँ तक दोबारा पढ़ लेते हैं अपन, ताकि अब हम जब इसका आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लें इसको कि सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, अंदर वाले के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में मैक्सिमम 8 आते हैं, 10 हो गए, एक बचा बाहर आ गया, ठीक है। क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 आ गए, 17 में से 10 चले गए, 7 यहाँ गए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था करके और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब क्या होगा कि सोडियम जब इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सोडियम, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये तो हमें मालूम है ना कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो आयन जो भी मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं यानी कि लिए जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है ना। चलो, तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे, 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन अब कितने रह गए, 10, ठीक है। क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और उस पर आ जाता है क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज, और ये बन जाता है एनायन और ये बन जाता है कैटायन। और ये जो एनायन और कैटायन के मिलने से बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, यानी कि इसे ही आयनिक बंध कहा जाता है, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं, आयनिक बंध, यानी कि वह बंध जो एक धनायन और एक ऋणायन के मिलने से बनता है उसे आयनिक बंध कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे। अब बनेगा कैसे NaCl, देखो कि ये सोडियम है, ठीक है, और क्या है हमारे पास, क्लोराइड आयन है। तो सोडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉन हम ऐसे बता देते हैं, क्लोराइड जो है इसके पास मान लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, सही है। देखो ये सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इनके मिलने से क्या बनेगा, NaCl। अलग पेन से बनाते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो ये रहा हमारा सोडियम और ये रहा हमारा क्लोराइड है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो कि ये जो सोडियम है इसने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये रहे, और ये एक सोडियम वाला दिख रहा है अलग से, सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन। और अब क्या होगा कि इस सोडियम ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पर तो आ गया प्लस चार्ज और इस पर आ गया माइनस चार्ज, और ये बन गया NaCl का आयनिक बॉन्ड। अब इन बॉन्ड्स के अंदर होता क्या है, देखो कि क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल, या मान लो कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन के मिलने से ही बनते हैं, तो होता क्या है कि इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है, क्योंकि ये आपस में कैसे होते हैं, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, इसीलिए इनके बीच में जो बना बॉन्ड होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एक और बनाते हैं, अब हम बनाते हैं MgCl2। क्लियर हो गई ये, एक बार MgCl2 और बनाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो
MgCl2 को बनाते हैं। देखो अब हमें बनाना है MgCl2। इसके अंदर भी वही आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बताना है। सबसे पहले तो हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। मैग्नीशियम के लिए होता है 12, क्लोराइड का वही 17 है। मैग्नीशियम यानी कि 2, 8 और 2, 2 और 8 10 हो गए, बाहर वाले में 2 हो गए, यहाँ हुए 2, 8 और 7। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या देख रहे हो, MgCl2 यानी कि क्लोरीन हमें कितने चाहिए, 2, और मैग्नीशियम कितना है, 1 ही है। अब देखो क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैग्नीशियम हमारे पास यहाँ कितने हैं, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल डोनेट करने के लिए, 2। यानी कि मैग्नीशियम आयन जब अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2। कैसे देगा, देखो कि ये मैग्नीशियम है ना, और इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 2। तो इस पर चार्ज कितना आएगा, +2। क्लोराइड आयन वही है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, Cl- बना लेगा, एक क्लोराइड और ले लेगा और ये Cl-, तो ये 2 प्लस हो गए और ये 2 माइनस हो गए। अब हमें जब MgCl2 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखो कि ये हो गया Mg, यहाँ इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब हमको चाहिए क्लोरीन कितने, हमें क्लोरीन चाहिए 2, तो हम इसको ऐसे बना दें। देखो एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, ये रहा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्लोरीन ये रहा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और बन जाएगा MgCl2। कैसे बनाएंगे इसको, ये रहा देखो Mg+2 और ये रहा Cl 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और यहाँ लिख देंगे -2। और ये हो जाएंगे क्लोराइड आयन कितने, 2, है ना। तो क्या हुआ, मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड कितने जुड़ गए, 2। यानी कि यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, ये Mg, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, इन दोनों पर माइनस चार्ज और यहाँ +2 चार्ज, ऐसे बनेगा हमारा MgCl2। क्लियर है। तो इस तरह आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अलग अलग आयन्स के बीच में। कौन से आयनिक बॉन्ड बन जाता है, एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन। अब हम पढ़ें कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स होते हैं इनके अंदर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और क्या जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं इन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, यानी कि गुण इनके आयनिक यौगिकों के। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फिजिकल नेचर की। यानी कि भौतिक गुण। तो देखो आयनिक कंपाउंड्स अभी हमने पढ़े कि इनके बीच में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन पाया जाता है, जिनके बीच में प्रबल आकर्षण बल यानी कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ पाना पॉसिबल नहीं होता है। और ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल जिसको हम हिंदी में कहते हैं भंगुर। भंगुर जानते हो, भंगुर क्या होता है, जैसे कांच होता है ना, कांच को आप हाथ से छोड़ दो जमीन पे गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ऐसा ही ये होता है। ठीक है, तो भंगुर होते हैं। अब होते क्यों हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम विच इज ड्यू टू अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फिजिकल नेचर में कि इनके बीच में प्रबल आयनिक बंध होने के कारण, और वो आयनिक बंध किस वजह से है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन के कारण इनके बीच में बहुत प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिस कारण इनको तोड़ पाना पॉसिबल नहीं होता है, ये अत्यधिक कठोर होते हैं। सेकेंड जो क्वालिटी है इनकी आयनिक कंपाउंड्स की, उसको पढ़ते हैं, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इनको, अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। अब इस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा पिघलाने के लिए, और इनका बॉइलिंग पॉइंट, सोच के देखो कि नमक को पिघलाने के लिए आपको कितना ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, है ना, और इनका बॉइलिंग पॉइंट, पिघलने के बाद जाकर ये उबलेंगे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। रीजन वो ही है आयनिक बॉन्ड, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन के कारण। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। अब देखो ये कैसे कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए इनको जब हम घोलेंगे, है ना, तो ये अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। और ऐसा कब होगा, जब हम इन्हें घोलेंगे किसके अंदर, पानी के अंदर। यानी कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि सॉल्युबल इन वाटर, जल में विलय होते हैं, क्योंकि जल में घुलते ही ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनके अंदर ये विलय नहीं होते हैं, इनमें सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये अपने आयनों में विभक्त नहीं हो पाते हैं। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर ओनली। लास्ट जो इनकी क्वालिटी है वो हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत चालकता, ठीक है। तो कठोर अवस्था में ये किसी भी तरह के विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन जब ये जल में विलय होते हैं यानी कि मोल्टन स्टेट के अंदर या फिर घुली अवस्था में। अब घुली अवस्था में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है ना। तो जैसे ही इनको हम जल में घोल देते हैं वैसे ही अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और आयनों में विभक्त होते ही ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि ये अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही इनको घोल दिया जाता है किसी विलयन के अंदर, दैट इज द वाटर, तो पानी के अंदर घुलते ही अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और आयनों में विभक्त होते ही विद्युत का चालन करते हैं। तो अब यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया, पढ़ने के कारण ये जो टॉपिक अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, तो ये मान के चलें ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए। इनसे रिलेटेड जितनी रिएक्शंस थी, जो जो इनके गुण थे, वो सब हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अकरेंस ऑफ मेटल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह के मेटल्स जो होते हैं वो किस किस स्टेट में मिलते हैं, किस तरह से उनको शुद्ध किया जाता है। ज़्यादा चैप्टर हमारा बचा नहीं है, कोशिश ये रहेगी कि अगली क्लास में हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हमने पढ़ा ये समझ में आया नहीं आया ये आप ज़रूर बताना, क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में और चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए बाय।